जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। एनडीए से अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू एक मजबूत महाज बनाने की कवायद में जुट गए हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने कांग्रेस सदर राहुल गांधी, एनसीपी सदर शरद पवार, जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला समेत कई अहम लीडरान से मुलाकात की है और इस मौके पर राहुल गांधी ने एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने का दावा किया तो दिगर लीडरान ने मुल्क के मौजूदा हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया। इस दौरान सीबीआई, आरबीआई, इसके अलावा नफरत आमेज हालात से निपटने पर भी चर्चा हुई है और इस मामले पर सभी एक बात कहते नजर आए कि मुल्क को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना जरूरी है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, शरद यादव समेत दीगर लीडरान से भी मुलाकात कर चुके हैं। नायडू जी और हमारी बात हुई और हम सब मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। बीजेपी देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, देश का लोकतंत्र जो है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ आक्रमण कर रहा है और उसको रोकने के लिए हम मिलकर एक साथ काम करने जा रहे हैं। जो डिटेल्स हैं, जो आपने सवाल पूछे, सब डिटेल्स का राइट समय पे आपको जवाब मिल जाएगा। मगर आपके लिए मेन मैसेज, हिंदुस्तान के लिए, युवाओं के लिए मेन मैसेज कि हम सब मिलकर काम करेंगे और जो युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है, जो देश में रोजगार नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार, राफेल, अनिल अंबानी और 30,000 करोड़ रुपए और किसान, इन चीजों को हम इशू बनाकर चुनाव लड़ेंगे। Farooq ji, when I met him, he suggested to me, why can't we meet three of us? If you see, Sharad ji is the senior most leader in this country. He is having so much of experience. And also, Farooq ji, if you see, he is also senior most. I am younger to them. And at the same time, country is passing so many problems. Day by day, it is deteriorating further. Either you name democracy and also institutions. Even now, if you see the fate of this nation, great nation, we are all feeling very bad as senior leaders of this country. And finally, what we thought, have a meeting in Delhi, and then we can discuss, and then we can chalk out a program for future, how to move forward. At the end of the day, this great nation has given recognition for all of us. This is the future. We have to protect future generations. And especially Chandrababu and Farooq Abdullah ji were discussing with me and my other colleagues from different parties. Recently, what we are observing in the country, particularly the assault on institutions, like what is happening in CBI, what is happening in ED, what is happening in Reserve Bank. The situation seems to be day by day deteriorating. And in such situation, there was a suggestion from Chandrababu, Farooq ji, that we should discuss all these issues collectively, and in that connection, we should try to invite non-BJP political party leaders to assess the situation and take some cause. That cause or mission will be save country, save democracy. You have seen the conditions of the CBI. You have seen the condition what RBI is going through.
the nation is going through great crisis. I don't think nation has noticed such crisis ever since the nation was created. Today, democracy is in danger, and the nation people are in danger. That is why we all met, as Sharadji has said, to work out a common minimum program. How do we save democracy? How do we save institutions? How do we save nation? 5 रियासतों के साथ साथ कर्नाटक में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से ठीक पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका भी लगा है। रामनगर असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार एल चंद्रशेखर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसके बाद उनके उम्मीदवारी वापस लेनी तय मानी जा रही है और इस दौरान चंद्रशेखर ने रियासती सदर येदियुरप्पा समेत दीगर लीडरान पर धोखा देने का इल्जाम लगाया। चंद्रशेखर कांग्रेस के एमएलसी सीएम लिंगाप्पा के बेटे हैं और उन्होंने 2 हफ्ते पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी। उपचुनाव की कैंपेनिंग के आखिरी दिन कांग्रेस चाणक्य माने जाने वाले रियासती वजीर डीके शिवकुमार ने इसका ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि रामनगर सीट से सीएम कुमारस्वामी की अहलिया अनीता जेडीएस से उम्मीदवार है, जिनको कांग्रेस की भी हिमायत हासिल है, जिसके बाद इस सीट पर अनीता की जीत तय मानी जा रही है। और इस मामले के अलावा ज़िमनी इंतखाबात पर जेडीएस लीडर दानिश अली से खास बात की हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने। कर्नाटक में बाई इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है और आज खास इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं जनाब दानिश अली साहब। दानिश अली साहब बताएं, चूंकि आप पूरे बाई इलेक्शन का आपने जो है दौरा किया है तमाम तरह से, किस तरह की सूरत हाल है? देखिए, हमें पूरा यकीन है कि हम पांचों की पांचों सीट जीतेंगे। जेडीएस और कांग्रेस का अलायंस जो है, दोनों असेंबली हम जीतेंगे और इंशाल्लाह तीनों लोकसभा की सीट्स जो है हम जीतने जा रहे हैं। इसमें हमें कहीं भी कोई जरा भी शक नजर नहीं आ रहा है। आज का जो डेवलपमेंट है, जो चंद्रशेखर जो रामनगर के जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो विड्रॉ कर लिए हैं, क्या आपकी जो मखलूत यानी कि जो मिलकर लड़ रहे हैं कांग्रेस और जेडीएस की, क्या हिकमत अमली रही? क्या इसके पीछे आपकी कुछ हिकमत अमली रही है? नहीं, देखिए, हम इन सब चीजों में तोड़ फोड़ में, आया राम गया राम में यकीन नहीं रखते। हम हमेशा इसके मुखालिफ रहे हैं। ये बीजेपी ये काम करती है और बीजेपी से पूछिए आप कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों दूसरी पार्टी से ला करके इंपोर्ट करके उम्मीदवार बनाया। अब वो उम्मीदवार बीच में मैदान छोड़ के भाग गया। तो ऐसा ही हुआ है जैसे येदियुरप्पा जी जो है वो विश्वास मत पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाले दिन बीच में ही मैदान छोड़ के भाग गए थे। तो वही आज हुआ। श्रीमती अनीता कुमारस्वामी का जीतना तो तय था ही, सिर्फ इलेक्शन फॉर्मेलिटी हो रही थी कि मार्जिन कितना होगा, बल्कि इस वाकये से हमें नुकसान हुआ। हमारे जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो लिथर्जिक हो जाएंगे, वो इतने जोश से अब पोलिंग पे नहीं जाएंगे। तो इससे कहीं भी जेडीएस को फायदा नहीं होने जा रहा है और हम लगातार इस चीज के मुखालिफ रहे हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी की पोल खुल गई कि बीजेपी किस तरीके की सियासत करती है वो लोगों के सामने आ गई। लेकिन बीजेपी तो इल्जाम लगा रही है कि जेडीएस और कांग्रेस के लीडरान कहीं ना कहीं उनके कैंडिडेट को अपने तरफ जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश की है और उन्हीं की वजह से जो है वो विड्रॉ करें। देखिए, बीजेपी का कैंडिडेट वो था कहाँ? नॉमिनेशन स्टार्ट होने के भी 3 दिन बाद वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करता है। जब बीजेपी वाले उसके कैंपेन को नहीं जाते, कोई भी बड़ा लीडर, तो वो बेचारा कैंडिडेट जो है वापस कांग्रेस में चला जाता है। तो इसमें जेडीएस और कांग्रेस बीच में कहां से आ गई कि हम क्यों करेंगे ऐसा? रामनगर की पूरी आवाम जानती है कि वहां कोई कंटेस्ट ही नहीं था। एक बार जब जेडीएस और कांग्रेस साथ में आ गए तो यहां पर कोई कंटेस्ट ही नहीं बचता साउथ कर्नाटक के अंदर। दानिश अली साहब का कहना है कि मखलूत हुकूमत जिस अंदाज से चल रही है और जिस तरह से मिलकर इंतखाबात लड़े जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कर्नाटक में तो कामयाबी मिल ही रही है। इसी तरह से जो है पूरे हिंदुस्तान में भी ये फार्मूला अपनाया जाएगा। कैमरा पर्सन तारक के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु। इधर कर्नाटक में टीपू सुल्तान मुखालिफ जमात हुकूमत के उनकी यौम पैदाइश मनाने की मुखालफत कर रही है और शेर मैसूर के तानाशाह बताते हुए उन्हें अवाम का कातिल बताया गया है। मुखालफत पर बोलते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर रोशन बेग ने इसे
पोलराइजेशन की सियासत बताया। रोशन बेग ने राम मंदिर को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर के खिलाफ नहीं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए इंतजार करना ही बेहतर है। इस मामले पर बीजेपी के 4 साल की खामोशी पर सवाल उठाते हुए बेग ने कहा कि जब इंतखाबात आते हैं तो सख्तगीर तंजीमों को राम की याद आने लगती है। ये जो सरकार है, हमारा टैक्स पेयर्स का हम पैसा से ये हम सरकार टिप्पू जयंती मना रहे हैं। इसका विरोध में हम लोग गया 4 साल से हम लोग सड़क में उतर के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आज का जो सरकार है, कुमारस्वामी का सरकार, कुमारस्वामी जो हो गया, उनका पिताजी देवेगौड़ा जी पिछले सरकार में जब वो अपोजिशन पार्टी में थे बनाए थे, ये टिप्पू है, ये कंट्रोवर्शियल फिगर है। कोई सरकार टैक्स पेयर्स का मनी में से पैसों से उसका जयंती मनाना नहीं चाहिए। जिसको भी चाहिए वो अपना अपना ऑफिस में करना चाहिए। हम आज पूछना चाहते हैं देवेगौड़ा जी के और कुमारस्वामी जी को, क्या आप वो बातों में टिके रहेंगे या ये बार आप 10 तारीख को वापस टिप्पू जयंती मनाएंगे? तो 10वीं तारीख नहीं है, ये हम लगातार अगला एमपी चुनाव तक करेंगे। हम ये तय किया है, ये सरकार का हम आंख खुलाना चाहते हैं। जो गलत सिद्धरामैया जी ने किया वो गलत वापस कुमारस्वामी जी करेंगे। हम लोग अगला एमपी इलेक्शन तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। Want to rake up an issue. Why Tipu Jayanti? When they were in power, why did they celebrate Tipu Jayanti? Why they are saying this now? This is only to polarize this natak there. Now they'll start with Tipu Jayanti. Now they are coming with Ram Mandira. Muslims are not against the construction of Ram Mandir. If Ram Mandir is not constructed in India, whether Ram Mandir will be constructed in Pakistan, in India only Ram Mandir should come. But the matter is before the court. Now they are talking about ordinance. Why 4.5 years before they did not come out with an ordinance? Why because of the parliament election they want to come out with the ordinance? Muslims are not against for the construction of temple. They want to create a rift between Hindus and Muslims when the elections are approaching because of the rise in petrol prices, because of the GST, because of the denomination. People are unhappy. They want to rake up this Ram Mandir issue. Muslims of Karnataka or Muslims of India are not against Ram Mandir. Our poet, philosopher Iqbal Sahab, who wrote that famous Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara, he has said then that Shri Ram is Imam-e-Hind. So let not BJP rake up this issue. आंध्र प्रदेश में वायएसआर कांग्रेस के सदस्य जगनमोहन रेड्डी पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पार्टी एमपी विजय साई रेड्डी ने मरकजी हुकूमत को खत लिख करके पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने हमले के लिए सीधे तौर पर सीएम चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे, रियासत के डीजीपी समेत दीगर लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी जानिब रियासत की खातून विंग ने विजाग में रियासती हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। इस मौके पर टीडीपी बीजेपी को निशाने पर लिया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 25 अक्टूबर को विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर जगनमोहन रेड्डी पर चाकू से हमला हुआ था। इसके बाद वीवीआईपी हिफाजत पर ही सवाल उठने लगे। एक मुश्तबा शख्स खुद को रेड्डी का हामी बताकर उनसे सेल्फी का मुतालबा कर रहा था और इसी दौरान उसने उनके बाजू पर चाकू मार दिया। I have elaborately explained as to how the crime has happened in Visakhapatnam airport on 25th October at 12:38 p.m. And it was intentional. There was a conspiracy that has been hatched by the top administrators and officials and politicians of Andhra Pradesh. And I have no hesitation to say Mr. Chandrababu Naidu, who is the Chief Minister of Andhra Pradesh, and his son, Mr. Lokesh Naidu, and the DGP of Andhra Pradesh, Mr. Thakur, Mr. Harshavardhan, and the cinema actor, Mr. Shivaji, and few others have hatched a conspiracy with J. Srinivas, who is accused in this case, and this has been going on for the last 6 months, and ultimately the incident has occurred on 25th October. As a member of parliament, as a people's representative, I have written 4 letters, one to Minister for Civil Aviation, Director General of Airport Authority of India, and Bureau of Civil Aviation, Bureau of Security for Civil Aviation, and also DG Civil Aviation, calling for certain particulars which are very important for the investigation.
We seen the situation what's happened in the airport, because this is the first time the attempt on Jagan Mohan Reddy, because when he is going in thoroughly in the people, but no incident is not gone, because the people's lovable is showing on Jagan Mohan Reddy is very crueling for the TDP party or BJP party, whatever. They are saying everything that Jagan Mohan Reddy is taking a more lovable from people. But today in Vizag only, the first time Jagan Mohan Reddy is very attempt, and the incidents what happened on the Jagan Mohan is very, very dangerous, because we say that only how the incident is gone. Because the person who came into the airport directly, this is not a good way, because all the supporting of the government, like TDP and BJP, they are supporting for this incident, for doing the act on the Jagan Mohan Reddy. Because the Jagan Mohan Reddy is a very nice person. He won't give any type of he's very taking a more inflexible for the people, because the TDP only doing this all the things on attempting of the Jagan Mohan Reddy. हैदराबाद के 11 साला मोहम्मद हसन अली मुल्क के नौजवानों को डिजिटल दुनिया की सैर कराना चाहते हैं। दर्जा 7 में पढ़ने वाले ये मासूम बीटेक और एमटेक तक के तलबा को पढ़ाने लगे हैं, जिसके ख्वाब देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो कितना दूर का सोच रहे हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। My name is Mohammad Hassan Ali. I am a student of 7th class. My trade is civil, mechanical and electrical engineer, designing and drafting. I like teaching and learning. ये students को free में पढ़ा रहा हूँ। मैं इंडिया के वास्ते कुछ करना चाह रहा हूँ। सुना आपने, इंडिया को डिजिटल बनाने का ये ख्वाब हैदराबाद के 11 साला एक मुस्लिम बच्चे का है, जो अपने मुल्क के लिए कुछ करने की ख्वाहिश रखता है। अपनी उम्र से कई गुना बड़े तलबा को पढ़ा रहे हसन के पास इंजीनियरिंग के तकरीबन 30 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये ज्यादातर लोग नहीं सीखते, लेकिन ये जरूरी है। फॉरेन या इंडिया में ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ पे इतने कम है और उसकी तनख्वाह बहुत है। यहाँ पे मैं 5:30 to 8 o'clock तक पढ़ा दूँ। कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पे लगभग 30 इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आते हैं। हसन दिन रात हिंदुस्तानी नौजवानों को आलमी टेक्निक की परवाज कराने का ख्वाब देखता रहता है। ऐसे कारनामों के लिए उसे कई एजाज़ात भी हासिल हो चुके हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग कंपटीशन था, वर्धमान इंजीनियरिंग कॉलेज से कंडक्ट करा वो। इसमें 3 पार्ट थे, प्रैक्टिकल, 2D एंड 3D। मैं पूरा में जीत गया, फर्स्ट प्राइज आया मैं वो इसमें कंपटीशन। हसन से तालीम हासिल करने वाले सिविल इंजीनियरिंग के तालिबे इल्म देवराज तो हैरान हैं। उनका कहना है कि इस बच्चे के अंदर कुछ तो खास है। मैं इधर 2 महीने पहले आया था। यहाँ पर हमको ऑटोकैड, स्टैट प्रो और रिविट के सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। इस सोचने में तो अजीब लगता है, हमारे ये बच्चा इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा सीख के है, हमको भी सिखा रहा हुआ है। तो ये बच्चे का कुछ है, कुछ हाँ और लोगों को सिखाने के लिए भी वो बच्चा कोशिश कर रहा है। मोहम्मद हसन अली की कारकर्दगी सुनकर दूर दूर से इंजीनियरिंग के तलबा उनके पास पहुंच रहे हैं, जो उनकी जानकारी और हुब्बुल वतनी के कायल हो चुके हैं। Have came here to learn civil softwares like AutoCAD and Revit. Hassan is training here so many softwares, but till now I have learned AutoCAD and Revit. I came here past 1 month and happy to see Hassan. He teaches me AutoCAD 2D and 3D, Revit software and Stat Pro. That's what he is teaching, and he is teaching not only in civil department, he teaches in electrical and mechanical also. इंटरनेट पर एक वीडियो देखकर कुछ करने की ठानने वाला ये हसन अब मुल्क के नौजवानों के लिए जीने लगा है। उसका हदफ 2020 तक 100,000 ऐसे तलबा को तैयार करना है जो दुनिया के इंजीनियरों को टक्कर दे सके। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी।
दिवाली से पहले एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है। मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 महीने में 6 बार एलपीजी के दाम बढ़ाए हैं, लेकिन इसको लेकर हैदराबाद में लोगों ने नाराजगी का भी इजहार किया है कि पेट्रोल और डीजल के बाद अवाम के सामने एक नई परेशानी सामने आ गई है। हुकूमत पर बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि क्या यही सबका साथ सबका विकास है। वाज़ेह है कि सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत ₹2.94 फी लीटर बढ़ गई है, जबकि बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतें ₹60 बढ़कर के ₹880 फी सिलेंडर हो गई है। अपने प्रॉब्लम गैस का रेट बढ़ गया, हम ऑटो को चलाते, क्या चला के क्या गैस घर में चलाना, क्या करना, अपने प्रॉब्लम किसको बोलना, बोलो। गाड़ी का डीजल रेट, गैस का, गाड़ी का भी बढ़ गया, पेट्रोल रेट वो, एक ही एकदम ₹950 वो तो कहाँ से लगाएंगे, घर में चलाना, घर को चलाना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो रहा। गवर्नमेंट तो रेटा बढ़ते जा रहा, ऐसा करे तो कैसा जीना, ये अपना हम लोगों का गरीबों के लिए बहुत असर पड़ रहा है। गैस रेट बढ़ गया, ये सबका रेट बढ़ने से हम लोग का बहुत मुश्किल हो रहा है। ये सब रेट कमती करने के लिए हम लोग गरीबों को जीने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये हम लोग का मुश्किल, अमीरों के लिए कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग का गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है। ये सब सोच के गरीबों के लिए कुछ भी मदद करने के लिए हम लोग चाहता है। सिलेंडर रेट भी बढ़ जा रहा बहुत, पहले 600 था, अभी हज़ार तक चले जा रहा सिलेंडर का रेट। पहले पेट्रोल का रेट भी बहुत कम थे, ₹40 ₹50 होता था, सब जने नॉर्मल लोग के भी अच्छा रहता था फिरने के लिए। अब थोड़ा मुश्किल हो जा रहा वो। पेट्रोल का रेट बढ़ते हुए 100 तक चले जा रहा, और सिलेंडर का रेट बढ़ते हुए 1000 तक चले जा रहा। नॉर्मल लोग को बहुत मुश्किल होता ऐसे बढ़ते हुए। तो हर महीना पेट्रोल रेट बढ़ते जा रहा, गैस का रेट बढ़ते जा रहा, कम से कम 1 साल से वो कम होने वाला तो देखो तो कम नहीं कर रहे, हर महीना बढ़ते जा रहा। गरीब लोग कैसे जीने का है, तो ये तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे रियासत की सियासत बुशरा खानम के साथ।